नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ 2019 बैच के यूपीएससी टॉपर आईएएस सुमित कुमार सर हैं। आज हम सर के पास आए हैं कि जो बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि वे अपने सफलता तक की मंजिल तक पहुंच सके। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आईएएस प्रोफेशन को लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं। जो बच्चे सर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है और ये तीनों स्टेज को मिलाकर अगर एक कंसोलिडेटेड एग्ज़ाम अगर सोचें तो ये पूरा मैराथन रेस टाइप्स है। पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और मेजर कैंडिडेट्स इसी में निकल जाते हैं। तो लगभग अगर वैकेंसी है 1000 का तो लगभग 15 से 20 गुना लोग सेलेक्ट होते हैं पहले राउंड में और बाकी लोग निकल जाते हैं। तो ये एलिमिनेशन राउंड सा है प्रीलिम्स। दूसरा मेंस है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है और ये बेसिकली आपको टेस्ट करता है कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लाइक मटेरियल हैं कि नहीं, स्टूडेंट हैं कि नहीं और मतलब ऑफिसर बन पाएंगे कि नहीं। तीसरा एग्ज़ाम पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। वो बेसिकली आप डिसाइड करता है कि आप कौन से सेवा में जाएंगे। बहुत सारे सेवाएं होते हैं, 23 से 24 सेवाएं होते हैं। उसमें कुछ जो टॉप के सेवा हैं वो आईएएस, फॉरेन सर्विस और आईपीएस होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट डिसाइड करता है कि आप किधर लैंड करेंगे, किस सेवा में। मेजरली उसका फैक्टर वही होता है। तो जैसा आपने प्रीलिम्स का कहा, प्रीलिम्स में पर्सनली मेरा थोड़ा सा ये रहा है, मैं थोड़ा सा अफ्रेड रहा हूँ प्रीलिम्स से। तीनों अटैम्प्ट में अगर देखेंगे तो पहला अटैम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरा अटैम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए तैयारी बहुत जल्दी से शुरुआत कर दी थी और तीसरा में प्रीलिम्स क्योंकि कम टाइम मिला था, इंटरव्यू कॉल आ चुका था तो उसमें भी इसलिए थोड़ा सा मार्जिन से ही मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मिस्टेक मैंने पहली अटैम्प्ट में किया था वो ये था कि टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं दिया था। मतलब खुद से प्रैक्टिस करना होता है। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं तो हर एक विषय से ये आपको पैटर्न देखना पड़ेगा पिछले 5 साल के कि कैसा आ रहा है क्वेश्चन, किस टाइप से लोग पूछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है उस पर्टिकुलर पेपर में और प्रीलिम्स में जो जीएस टाइप क्वेश्चन पेपर आता है और मल्टीपल सब्जेक्ट से आता है बेसिकली। तो एक तो स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका जिसमें आपको अपने जो बुक्स हैं, जो सोर्सेज मैंने मेंशन भी किए हैं, वो एक साइट है जो नीचे आप दे देंगे, उसमें डीमिस्टिफाइज राइट, उस ब्लॉग में मेरा demystifycsc.in/tag/sk करके एक ब्लॉग है। उसमें मेरे सोर्सेज दिए हैं, मैंने क्या क्या किससे किससे तैयारी किया है। वो स्टैटिक पोर्शन है बट जो करंट अफेयर्स पोर्शन है उसको आप एक पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग का मैगज़ीन आता है पूरा जो पर्टिकुलर ईयर का राउंड द ईयर वो बनाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आप करंट वो हर एक महीने आता है तो आप हर एक महीने उसके थ्रू गो थ्रू कर लें कि क्या क्या चीज़। और ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए है, साइंस के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए है। इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स में, उसके लिए है। तो इस एक पर्टिकुलर मैगज़ीन आपने पकड़ लिया जिससे करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो गया और आप टेस्ट सीरीज़ दिए हर एक मतलब एक पर्टिकुलर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पकड़ेंगे और ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो 35 टेस्ट सीरीज़ के लगभग एक पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ आता है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये शुरुआत की जो 35 टेस्ट हैं उसमें 18 टेस्ट ऐसे होते हैं जो हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होता है और 18-20 के बाद मेंस टेस्ट सीरीज़ पूरा जैसे एग्ज़ाम में आता है वो होलिस्टिक एक टेस्ट होता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट कवर होते हैं। वो फिर आप दे सकते हैं ताकि आपका मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। फुल टेस्ट सीरीज़ के बाद आप बेसिकली टेस्ट को रिवीजन भी करेंगे। मतलब जितना भी अगर 35 टेस्ट कर लिया आपने और एग्ज़ाम नियर आ रहा है, 1 महीना बचे हुए हैं, तो जो आपने गलती कर रखा है हर एक टेस्ट सीरीज़ में उस क्वेश्चंस को गो थ्रू भी करेंगे आप लास्ट में। और जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं उस समय भी आप आंसर चेकिंग जो सॉल्यूशन दिया जाता है उससे आप आंसर चेकिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा टाइप का सवाल आपको
नहीं आ पा रहा या जिसमें गलती कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल मेरे ऐसे थे पर्टिकुलरली शुरुआत में, जो सिली सिली मिस्टेक होते थे, पता था ये होना है, बट किसी कारणवश थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा गेस वर्क करके गलत मार दे रहा था। तो 7-8 सवाल मेरे वहाँ पे वैसे थे जहाँ पे लग रहा था कि होना चाहिए था सही, बट वो हो रहा है गलत। और जो आप पर्टिकुलर जब सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट सीरीज़, तो आप देखेंगे कि कौन सा तरह का किस टॉपिक में आपको आपका वीकनेस है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे फिर से। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है मेरे लिए, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो अटेम्प्ट करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये फर्स्ट पेपर में, मतलब जो जीएस टाइप क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स का, वो फर्स्ट पेपर, उसमें आप लगभग 100 क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें पर्टिकुलर अटेम्प्ट उस सबका अपना अपना रहता है। वो स्ट्राइक रेशियो पे डिपेंड करता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना सही हो रहा है आपका। बहुत लोग का ऐसा होता है कि वो 80 अटेम्प्ट करते हैं और उनका 75 सही होता है। बट मेरा ऐसा रहा है कि 80 अटेम्प्ट करेंगे तो भी 62 सही होंगे, लगभग 18-20 गलत होते हैं। अगर 95 भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी 18-20 गलत होते हैं। तो इफेक्टिवली अगर मैं 95 करूँगा तो मेरा ज़्यादा स्कोर होगा। तो आपके स्ट्राइक रेशियो पे डिपेंड करता है, आप अपना एसेस कर लेंगे आपका स्ट्राइक रेशियो कैसा है। और प्रीलिम्स में ऑनेस्टली बोलूँ तो किसी को भी पर्टिकुलर जो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन असेस करेंगे तो 40 से 50 होंगे। किसी को भी एकदम परफेक्ट आंसर नहीं पता रहता है कि यही आंसर है 40 से 50 क्वेश्चन के बाद। उसके बाद सब लोग गेस वर्क ही करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कहीं पढ़ा हुआ होता है, उसे एनालाइज करते हैं और स्ट्राइक आउट करते हैं ऑप्शन। बेसिकली यही है। तो अगर आपका उसमें 2-3 कंडीशन होगा कि ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जहाँ आपको 3 ऑप्शन में डाउट है। तो 2 वाले में तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद फिर आप गेस वर्क अगेन करेंगे, जहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आप सही मारेंगे, 50% प्रोबेबिलिटी होगा गलत मारेंगे। तो ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में मैंने फर्स्ट पेपर के लिए किया है। और सेकंड पेपर में जो मैं पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा सेकंड पेपर के लिए तैयारी नहीं करना पड़ा। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो बेसिकली मैथ्स और इंग्लिश नहीं प्रैक्टिस किए हैं पहले से, और पर्टिकुलरली मैथ्स, तो उसमें ये है कि एक पर्टिकुलर प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये पर्टिकुलरली सेकंड पेपर इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत सारे साइंस वाले लोग का भी आजकल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आपको पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग राउंड है और सेकंड पेपर भी क्वालिफाइंग है। बेसिकली वो उसमें मार्क्स नहीं जोड़ता है, वो आपका 60 मतलब बेसिकली 33% लाना है आपको उसमें। तो 200 में 67 मार्क्स लाने हैं उसमें। तो उतना प्रैक्टिस करके जाइए आप इस प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग का, जैसे करियर पॉइंट हो गया या कोई और जो सेकंड पेपर के लिए कोचिंग कराते हैं, उसको उनका टेस्ट सीरीज उठाइए और वो प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप आगे मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो यही रहा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से। सर आपका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रैंक रहा है, तभी आप आईएएस हैं। तो सर जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, वे मेंस की तैयारी कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें कि ताकि वे अच्छे मार्क्स ला सके? देखिए, इसमें पहले बात ये बताना चाहूँगा, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद आप श्योर हो या ना हो, आपको इंश्योर करना है कि 7 से 10 दिन का ब्रेक लेने के बाद मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपने सॉल्यूशन मिलाए हैं 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के। क्योंकि बहुत सारा डाउट आते रहता है। 4-5 क्वेश्चन तो खुद ही सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी अपने पोर्टल पे जो आंसर डिक्लेयर करती हैं, और जो मतलब रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में 4-5 क्वेश्चन में अंतर रहता है। तो वो 4-5 क्वेश्चन बहुत ही क्लोज रहता है, क्योंकि मतलब अगर 4-5 क्वेश्चन इधर से उधर हो गया तो लगभग आपका 12-13 नंबर इधर से उधर हो गया। तो आपको 10 दिन के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना है बेसिकली। फिर मेंस की तैयारी में क्या करेंगे आप, उसमें 4 जीएस पेपर है, 2 ऑप्शनल है, 1 ऐसे है, और 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग बस होता है। बेसिकली आपके पास 7 पेपर जो मार्क्स जिससे आपका रैंक मतलब आप सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे और कितना रैंक आएगा, वो 7 पेपर आप डिपेंड करता है जीएस मेंस के अंदर, और 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। तो ये जो शुरुआत के 7 पेपर्स हैं, इसमें 4 जो जीएस पेपर है, उसमें लगभग 10 सब्जेक्ट हैं पेपर वाइज। तो आपको बेसिकली ये करना है, जो भी सोर्सेज हैं मेरे वो दे दिए हैं मेरे साइट पे, जो कि मेंशन है यहाँ पे नीचे में,
और ये सब के लिए क्या करना है आपको कि सबसे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आप जो जितना भी चीज़ पढ़ें प्रीलिम्स में वो मेंस में भी काम आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको गो थ्रू होने चाहिए और मेंस के लिए सिलेबस आपको एकदम मेमोराइज होने चाहिए, आपके ऑन द लिप्स होने चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है हर एक सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के क्या है, सोशोलॉजी क्या है, हिस्ट्री के क्या है, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स के। क्योंकि ये सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत बार आपके मेंस के आंसर्स में आप लिखते हैं उसमें, और आपको पता भी चलता है जब पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर और ये सिलेबस। उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ये जो मेंस का है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव है और आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, और आपको बेसिकली वो लिख पाएंगे तभी जब आपके ब्रेन में है और आप डायरेक्टली ब्रेन से हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको नोट्स बहुत अच्छा बनाना है, और अगर 2-3 सोर्सेज पढ़ रहे हैं मेंस में आप, तो उस 2-3 सोर्स को कम करके एक पर्टिकुलर अपना नोट्स बनाएंगे। 2-3 सोर्स का जो बेस्ट पॉइंट्स है उसमें एक में आप बेसिकली कंपाइल कर लिए हैं और उसी को आप रिवाइज करेंगे फिर। और इसके बाद आप मैंने जो नोट्स बनाया था करंट अफेयर्स का, जो कि GS 3 पेपर जो है शुरुआत के, एथिक्स को छोड़कर, एथिक्स में भी है कुछ एग्जाम्पल्स के स्टडीज़ होते हैं, तो उसके आप करंट अफेयर्स को आप मैंने क्या किया था पर्टिकुलरली विज़न मेंस 365 का वीडियो आता था, वो मैंने कोर्स किया था, जो विज़न IAS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका पर्टिकुलरली कर लिया था। आप कोई भी कर सकते हैं, 2-3 अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके आप मैंने ऑनलाइन पर्टिकुलरली किया था, क्योंकि बेसिकली मैं TV सीरीज़ की तरह देख लेता था तुरंत, एक बैक टू बैक। और ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन कोचिंग क्लास में क्या होगा कि हर एक दिन दिखाएंगे वो, तो ये 2 महीना पहले मेंस के आता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। अगर आप करंट अफेयर्स का नोट्स पहले जो बताया था मैगजीन के थ्रू गो थ्रू करते हैं तो ये 2 महीना पहले आप कर सकते हैं, डुएबल है, मैंने वही किया था। तो करंट अफेयर्स का नोट्स इधर से आ गए, और स्टैटिक पोर्शन का नोट्स मैंने बुक में ही लिख देता था, साइड में लिख लेता था, उसी में नोट्स बन जाते थे। और दूसरा बात ये है मेंस एग्ज़ाम के लिए कि आप टेस्ट सीरीज़ देंगे। हर एक एग्ज़ाम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मतलब चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट से भी कहा जाता है, मतलब उसे। सर अभी आपने कहा कि जैसे करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके लिए न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल भी लोग देख सकते हैं? बिल्कुल देखते हैं। शुरुआत में अगर मेरा तो तैयारी थोड़ा दिन का रहा है, 3.5 साल का, तो अगर तीनों अटेम्प्ट काउंट करेंगे टिल दी कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट्स, तो शुरुआत में 1.5 महीने पहले पढ़ता था न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत भी है, अभी भी पढ़ते हैं, ताकि आप बेसिकली क्या क्या हैपनिंग्स हो रहा है उससे आप गो थ्रू करें। बट न्यूज़पेपर में एनालिसिस अपने आप को करना है, जो कि वो न्यूज़पेपर में भी मिलता है। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको इन्फ्लुएंस हो जाएगा एनालिसिस, बट इसके अलावा मैगजीन आपको मतलब सारा वर्क करके दे देती है। मतलब बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट से जितना एनालिसिस करना है सब वो दे देती है। तो मैं टाइम बचाने के लिए बाद में फिर पेपर छोड़ दिया था। इंटरव्यू में जब पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था तब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया था, फिर से 2-3 न्यूज़पेपर लेके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बट मैंने पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के लिए वो पर्टिकुलर वीडियो वाला कोर्स लिया था, जिसमें अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे। और उसमें क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर होते हैं, लिखते हैं आप, उसमें कीवर्ड्स के फॉर्म में आप अपना नोट्स बना लेते हैं, तो उससे सहूलियत हो जाती है एग्ज़ाम में जब लिखना होता है। तो अभी आपका 2 चीज़ हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जिसे प्रैक्टिस भी कहते हैं। तीसरा चीज़ ये है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत लोग जो साइंस बैकग्राउंड के, स्पेशली इवन आर्ट्स बैकग्राउंड के भी जो लोग हैं, उन्हें टैक्टिक पता है लिखने का आंसर, लेकिन एग्जैक्टली जो UPSC डिमांड करती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डिमांड करती है, वैसा उस रोल में आपको ढलना है। तो मैं शुरुआत में पहले बहुत ज़्यादा बड़ा गलती करता था कि जो भी क्वेश्चन है उसे पढ़ा और बिना समझे जो भी उसके बारे में आता था वो लिख देता था। तो वैसा नहीं करना है। जो आंसर, जो बेसिकली क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, उस तरह से आंसर लिखना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एनालिसिस जो आप क्लियर हो जाएगा किसी को भी, अगर वो पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे डायमेंशन खुल सकते हैं। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये डायमेंशन क्लियर हो जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के पर्टिकुलरली एड्रेस करते हुए आंसर लिखना है। तो दूसरी बात आंसर राइटिंग में ये है कि जब आप लिखेंगे
तो शुरुआत में मैं ये गलती करता था कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए 3 लाइन में एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। उसके बदले क्या होता है, आप अपने जब अपने नोट्स बनाएंगे तो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, वो आपके आंसर्स को एक लाइन में ख़त्म कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने सुधारा अपने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, वो मेरे अगेन साइट पर डिस्कस्ड है। 4 टेस्ट सीरीज़ मैंने 4 टेस्ट सीरीज़ के कॉपीज़ दे रखे हैं, 4 टेस्ट के कॉपीज़ दे रखे हैं। जो 2 ऐसे हैं जो ख़राब नंबर हैं, उसमें पहले शुरुआत में बहुत कम नंबर आते थे 70 के अराउंड, और बाकी लास्ट के जो टेस्ट दिया मैंने 2 उसके अपलोड हैं जिसमें 100 के ऊपर हो गया था नंबर। तो बेसिकली अगर आप नोट्स, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ ये प्रैक्टिस किया तो आपके मेंस के जो जीएस पेपर और ये ऑप्शनल पेपर के लिए भी है, लागू है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ऐसे पेपर के लिए भी, तो 7 पेपर ऐसे क्लियर हो सकता है। इसके अलावा 2-3 चीज़ और किया था मैंने कि जो भी चीज़ें अगर आपको टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो आप एक फ्रेंड सर्कल होगा आपका लिमिटेड, मतलब 2 से 3 लोग जो आपके सेम पिच पे होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है और आपका मतलब ग्रुप स्टडीज। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपका क्या होगा कि जो भी टॉपिक पे आप डिस्कस करके वो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, तो ये एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है। इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आप एक चीज़ को आपके दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, बार बार डिस्कस करते रहेंगे, और लोग एक दूसरे को आप समझाएं, मतलब कि इस पर्टिकुलर या फिर मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ दे के आए आप और दूसरा दोस्त है आपका, दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका थॉट सुने कि इस पर्टिकुलर आंसर को कैसे लिखेगा वो, फिर आप अपना भी सजेशन देंगे। तो इसे डिस्कशन से क्या होगा कि आप उसका पॉइंट सुनेंगे, आप अपना पॉइंट सुनेंगे, तो दोनों का जो बेस्ट होगा वो आपके दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ है। और एक और चीज़ है जो मेंस में मेरे को पर्टिकुलरली फ़ायदा हुआ था, इवन पर्सनैलिटी टेस्ट में भी, कि एक दूसरे की बात आप सुने। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि आपके आंसर राइटिंग में गलत है, तो वो जेन्युइनली बता रहा है आपको कि गलत है। अगर इस एटीट्यूड से रहें कि नहीं हम ही सही हैं और हम चेंज नहीं करेंगे, तो आपके लिए घाटे वाली बात है। तो अगर वो जेन्युइन फीडबैक दे रहा है तो आप उस पर वर्कआउट करें, ना कि उसे रजिस्ट करें। और ये सब सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है कि ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, मेन सब्जेक्टिव है बट इसे ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव इस तरह से किया सकता है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी की तरह काम करेगा। रिवर्स इसका जो तरीका है उसका रिवर्स वे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मेंस का क्वेश्चन पेपर तो आपको दे नहीं रहे हैं आंसर शीट चेक करके, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप ले सकते हैं या फिर क्लासरूम एग्जाम में ले सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर तो दिखाए नहीं जाते, आपका आंसर शीट दिखाए नहीं जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि टॉपर्स के आप सुनते हैं, उनका स्ट्रैटेजी सुनते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं कि वो क्या क्या लिखे थे और उन्हें मार्क्स कैसा कैसा मिला है। उनके अनुभव से आप फिर अपना मेथड चूज़ करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स अपने अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, किसी को पॉइंट्स में लिखना पसंद है, किसी को पैराग्राफ में लिखना पसंद है, किसी को, तो उनके बातों को सुने, स्ट्रैटेजी को सुने, और जो लगता है कि आपके स्ट्रैटेजी, आप जिस स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, और इस सक्सेस रेशियो गारंटीड है। क्योंकि मैंने 2 बार मेंस एग्ज़ाम लिखे हैं और दोनों बार लगभग सेम है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है सेकेंड बार में, क्योंकि मैंने सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था दोनों बार, तो दोनों बार में सेम है। तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें। सर आप मतलब यह कहना चाहते हैं कि जो टॉपर रहे हैं अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं, आईएएस बना जा सकता है? बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं जी। और क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस, क्योंकि आंसर शीट मिलते नहीं है, तो आपको तरीका सीखना है, तरीका इस तरह से ही सीख सकते हैं आप बेसिकली। यूपीएससी में एथिक्स और ऑप्शनल भी काफ़ी मायने रखता है, तो उसकी तैयारी कैंडिडेट कैसे करे? देखिए, जो मैंने अनुभव किया है पर्टिकुलर दोनों अटेम्प्ट में जो मेंस लिखे हैं, उसमें GS 1 to 3 में लगभग लोगों का सेम नंबर आता है। जो इफ़ेक्टिवली आपका डिफरेंस आता है वो एसए पेपर में आता है, एथिक्स में, ऑप्शनल में और पर्सनैलिटी टेस्ट में। ये 4 जो हैं जहाँ पे आप वर्कआउट करके थोड़ा सा दूसरे से आप रेस में आगे हो सकते हैं, मैराथन रेस में। तो एथिक्स अभी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सर्विस में भी है, क्योंकि वही सब वैल्यूज़ आप इस पर्टिकुलर सर्विस में
मेरे को रेलिवेंट लगा है, और सब सब्जेक्ट्स उतना रेलिवेंट नहीं रहे हैं, पर एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके सर्विस में भी थ्रू आउट आपको फॉलो करना होता है। तो एथिक्स में मैंने क्या किया था, उसका 2 पोर्शन होता है। एक होता है थ्योरी पोर्शन। सर करियर ग्रोथ में भी मैंने रखता है क्या? करियर ग्रोथ में भी रखता है। अगर आप बेसिकली हम लोग संविधान को ही फॉलो करके, और एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर्विस का, वो फॉलो करके आप आगे बढ़ते हैं। तो करियर ग्रोथ में आपको पर्सनली मतलब सेटिस्फैक्शन जो होता है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, अगर वो चीज़ डिफ़र हो रहे हैं आपके एक्शंस में, तो फिर आपको कन्फ्लिक्ट आएगा और आप सर्विस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ेक्टिवली अगर आपको बिल्ड करना है वैल्यूज़, तो एथिक्स से ही बिल्ड होता है बेसिकली। तो एथिक्स का जैसा मैं बता रहा था कि 2 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, एक थ्योरी पार्ट है और एक केस स्टडी का पार्ट है। केस स्टडी का पार्ट इंटरेस्टिंग है कि आपको बेसिकली पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाता है, आप उसमें डेल्व इन होकर आंसर देते हैं कि तो थ्योरी जो पार्ट है उसके सोर्सेज मैंने दे रखे हैं, वही सेम ब्लॉग वाले साइट पे सोर्सेज वाले PDF में है दिया हुआ। उसमें क्या है कि आप बहुत सारे सर एक बार आप अपने बता दें, आप अपने से ब्लॉग का जो साइट है वो demystifycsc.in/tag/sk ये ब्लॉग है जहाँ पे आपको UPSC की तैयारी के बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में मिल सकती हैं। हम ब्लॉग नीचे में दे रहे हैं, आप लोग उस ब्लॉग पे जा कर के UPSC की तैयारी कैसे करें और आसानी से सफलता की मंजिल तक कैसे पहुँचे उसको जान सकते हैं। सर आगे बताइए। जी, तो एथिक्स का जो थ्योरी पोर्शन जो मैं बता रहा था, उसके सोर्सेज मैंने दे दिए हैं। उसमें क्या है, थ्योरी से आपका केस स्टडी का भी बिल्डअप हो जाएगा और केस स्टडी से भी आपका थ्योरी का बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि कोई थ्योरी का कोई क्वेश्चन है कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे देंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल में जो वैल्यूज़ थे उनके, वो कैसे वो गांधी क्या अपने कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या करते थे, तो ये केस स्टडी से आ जाता है। और उसमें कुछ फिलोसोफर्स हैं जिनके वैल्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, वर्ल्ड के थिंकर्स। और इस पर्टिकुलर पे भी चीज़ पे भी एक जस्टिस नाम का लेसन है जो वीडियो के थ्रू अवेलेबल है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वीडियो है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन वहाँ से कवर हो जाता है। और कुछ मैंने mrunal.org पे भी कुछ वीडियोस थे करण लंबासिया सर के, उनसे देखा था। और कुछ जी सुब्बाराव से वैल्यूज़ जो होते हैं एथिक्स के, एथिक्स डायलेमा, एथिक्स वैल्यूज़, वो सब चीज़ प्रिपेयर किए थे। केस स्टडी का पोर्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उतना ही नंबर जितना थ्योरी का उतना ये भी रखता है। तो इसके लिए मैंने एक लुकमान IAS का कोर्स किया था ऑनलाइन अगेन, क्योंकि मैं एक मतलब सीरीज़ की तरह देख रहा था। तो उसमें उनका खासियत ये रहा है कि वो स्ट्रक्चर वे में वो केस स्टडी को डील करना सिखाए हैं। तो वो स्ट्रक्चर अच्छे से मिल जाता है और क्या क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं, एथिकल डिलेमा हैं, और फिलोसफर थिंकर जो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था वो चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर एथिक्स में आप अच्छे से कर लिए तो एथिक्स में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकता है, जो कि आपको एडवांटेज दे सकता है दूसरों से। ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें बच्चे जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें कि वे आसानी से और अच्छे मार्क्स ला सकें? देखिए, ऑप्शनल की तैयारी करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जो आपको सूट करता है वो चीज़ आपको डिसाइड खुद करना होगा लेने के पहले कि कौन सा ऑप्शनल सूटेबल होगा और किससे आप कुछ फैक्टर्स है जो कि मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। ऑप्शनल, उस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप 3-4 साल लगातार पढ़ सकते हैं कि नहीं। दूसरा फैक्टर ये है कि उसमें स्टैटिक वर्सेस करंट कितना है। बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स चाहिए होता है, बट कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जितने भी साइंस वाले ऑप्शनल हैं, जितने इंजीनियरिंग वाले ऑप्शनल हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि वो पर्टिकुलर ऑप्शनल का सिलेबस कितना बड़ा है, आप वो कवर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग वाले ऑप्शनल बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। तो बट उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है, वो वास्ट हैं, लेकिन अगर आप सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको शॉर्ट अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। अभी देखेंगे कि मैथ्स के ऑप्शनल के लोग काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं।
चौथा बात ये है कि आपको कितना मेहनत करना है उसमें, मतलब बेसिकली मटेरियल्स उसमें अवेलेबल है कि नहीं, आपको कितना नोट्स बनाना है अपने खुद से, कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, कोचिंग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब फैक्टर मिला के आपको फिर ऑप्शनल का चेक डिसाइड करके आपको ऑप्शन लेना होता है। मैंने पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया था, ये साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग का ऑप्शनल है नहीं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का ऑप्शनल है नहीं। दूसरा साइंस सब्जेक्ट भी मुझे लगा था कि वो थ्रू आउट ग्रेजुएशन किसी में स्पेशलाइज किया नहीं हूँ, तो वो ऑप्शन लेने का उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो सब जब इंजीनियरिंग अगर आप 4 साल पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में या MSc कोर्सेज़ में, तब वो लेने का फ़ायदा लगा मुझे। तो बाकी बचा आर्ट्स का ऑप्शनल, 2-3 ऑप्शनल थे मेरे दिमाग में, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और एक केमिस्ट्री भी था कभी बीच में था, क्योंकि वो 12th का थोड़ा सा केमिस्ट्री का नैक था मेरे पास, उसलिए सोच रहा था। बट सब मिला के एंथ्रोपोलॉजी मैंने लिया ये सोच के कि एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर जो है ऑप्शनल का एंथ्रोपोलॉजी का, वो ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें साइंस थोड़ा सा इन्वॉल्व है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है। दूसरा पेपर थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट दूसरी बात फैक्टर ये भी थी कि ऑप्शनल में, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में उस समय थोड़ा सा नंबर अच्छे आ रहे थे, तो ये भी फैक्टर रहा था मेरा। तीसरा फैक्टर ये था कि उसमें करंट अफेयर्स उतना नहीं है, तो ये सब चीज़ें देख के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया था मैंने। उसके बाद सब चीज़ सेम एकदम मेंस की तरह है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में थोड़ा सा सोर्सेज वेरिंग है कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में। सिलेबस टॉपिक्स अगर आप देखेंगे और पास्ट ईयर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो सिलेबस के टॉपिक्स थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने मेहनत करके, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 2-3 सोर्सेस हैं तो उसको एक में लेते आया और कॉन्सेंट्रेट एक में कर दिया, ताकि मैं जब रिवाइज़ करूं टेस्ट सीरीज़ के लिए या फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो उसी से करूं। तो ये चीज़ था। और बाकी सोर्सेज जो हैं अगेन वो ब्लॉग में मेंशन है कि किस किस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने किया था, और ऑप्शनल का तैयारी का ये जरिया रहा। और दूसरा बात एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का ये था कि थोड़ा सा डायग्राम वगैरह अगर बनाएंगे ऑप्शनल में, एंथ्रोपोलॉजी में वैसा था कि डायग्राम बनाएंगे एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव लगता है और अच्छे से आप कर सकते हैं। और जो आंसर राइटिंग में होता है कि आप स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर देंगे और हर एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस कर दिए जितना वेटेज है उसका, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख दिए, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और मेरे दोनों एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम में ऑप्शनल में सेम नंबर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम रहे हैं। तो ये भी दिखाता है कि ऑब्जेक्टिव है ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सर, जो बच्चे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप मेंस की तैयारी करेंगे ताकि वो साइकिल ख़त्म हो। इसमें क्या होता है नहीं तो कि आप प्रीलिम्स में या मेंस में छट गए तो लोग मतलब मेंस या इंटरव्यू की तैयारी ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो फिर अगले अटेम्प्ट की वेट करते हैं कि अगले बार जब मेंस होगा तब तैयारी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि 1 साल में तीनों का आप तैयारी कर लें, क्योंकि कभी ना कभी वो आप उस स्टेज के थ्रू गुजरेंगे ही। तो अगर मेंस के बाद आप अगर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हो या ना हो, आप 10 दिन का अगेन ब्रेक लेकर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप भिड़ जाएँ। पर्सनैलिटी टेस्ट का अगर आप सिलेबस देखिएगा, मतलब बेसिकली थोड़े से कुछ 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में कि आपको क्या टेस्ट करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू नहीं है जैसा कि आप कंपनीज़ वगैरह में देते होंगे, ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आप इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो डिसाइड करते हैं आपके इंटरव्यू पैनल। इस पर्टिकुलर सेवा के लिए आप फिट हैं कि नहीं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जैसा होता है कि आपका ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, डिफरेंस है नॉलेज टेस्ट से। जो आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में वो नॉलेज टेस्ट करवा लिया है, आप इस सर्विस को जस्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो भी अलाइड सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विस है, इस सर्विस को आप जस्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका असेसमेंट है बेसिकली। सर, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है? साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजी टेस्ट होती है, मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल अभी जो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई लग रही है,
तो उसका आपका व्यूज़ आपके ऊपर आएगा कि आप उसको पीसफुली आंसर देंगे, पीसफुली ट्रीट हो जाए या फिर वॉयलेंस रहे, तो ये सब बेसिकली आपके आंसर्स में आ जाएगा। तो साइकोलॉजी है एक तरह से टेस्ट, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो ओपिनियन बेस्ड है, और आप जो आप पर्सन हैं एक्चुअली, तो उस हिसाब से ही आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आप कैसा आंसर दे रहे हैं। तो ये है पर्टिकुलर में। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी अगेन आपको प्रैक्टिस से आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एग्जांपल ये है कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था, मेरे बहुत ख़राब नंबर आए थे, 140 आउट ऑफ 275, जो कि मतलब टूवर्ड्स लोअर हैं। अगर मेंस में अच्छा नंबर नहीं आता तो मैं आउट ऑफ सिलेक्शन था। बट सेकंड अटेम्प्ट में जो पर्सनैलिटी टेस्ट का जो सेकंड अटेम्प्ट था, जो थर्ड अटेम्प्ट है, उसमें 179 है, तो हाई बहुत अच्छा जंप है 39 मार्क्स का। और ये आराम से मेरे को 493 रैंक से 53 रैंक तक लेते आया है। और ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टेस्ट ही एक ऐसा मतलब इसका इसी का कंट्रीब्यूशन है जो कि मेरे को आईएएस रैंक दिलवाया है। तो जैसा मैंने बताया था कि यही जो पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टॉप सर्विसेज लेने के लिए, और इसे आराम से किया जा सकता है। जो मैंने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो बता देता हूँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट वाले अटेम्प्ट में, जो सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें ये गलती कर रहा था कि वो रेक्टिफिकेशन जैसा आंसर लग रहा था सब कुछ। अगेन इट वाज नॉट नॉलेज टेस्ट, जो पर्सनैलिटी टेस्ट, तो वो वाला बेसिस आंसर दे रहा था। तो उसमें क्या, मैंने थोड़ा सा माइन्यूट मॉडिफिकेशन किया आंसर्स में। मैं सारे अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है टॉपर्स को दिखाया, जो टॉपर्स इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लाए थे। अच्छा। जिनका हाईएस्ट नंबर इंटरव्यू में था। तो वैसे 2 लोग थे हमारे पिछले सेवा में, डिफेंस स्टेट सर्विस में, जो टॉप लाए। एक का तो टॉप मार्क्स था इंटरव्यू में, दूसरे का भी अच्छा था, 193 था। तो उन लोगों ने ये बताया मुझे ट्रांसक्रिप्ट देखकर कि आप जो आंसर्स दे रहे हैं इंटरव्यू में, वो बेसिकली आप शुरुआत में ही स्पेशलाइज्ड आंसर दे रहे हैं, और जनरल आंसर जो पहला गो में होना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या लग रहा है इंटरव्यू पैनल को कि आप बेसिक इशू जो है वो जान ही नहीं रहे हैं, और आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं। अच्छा। दूसरा बात ये है कि जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ वो बस हवा में लग रहे हैं। जनरल आंसर जो होता है उसको सब्सटैंशिएट करना है आपके एग्जाम्पल से, आपके फैक्ट से, कमेटी के रिपोर्ट से, रिकमेंडेशन से, अलग अलग कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये चीज़ दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेक्टिफिकेशन जैसा आंसर नहीं लगना चाहिए, आपको सब्सटैंशिएट करना आना चाहिए कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो हवा में नहीं लगना चाहिए। कोई पर्टिकुलर आप पॉइंट मेक कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा एनालिसिस जो करता होगा, फॉर एग्जांपल WHO हेल्थ के फिगर्स देते हैं, यूनाइटेड नेशंस फिगर देता है कि कैसे लोग पीस कर चुके हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किए हैं बहुत बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो सब चीज़ें, स्टेटमेंट्स आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। और ये जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड टेस्ट है कि आप कितने अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कितना कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं, और आपके बातों में इंटरेस्ट जगना चाहिए। तो फैक्ट्स, कमिटी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस, ये सब आपके आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने होने चाहिए। तीसरा बात ये है कि जो भी लोग कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में कोई काम किया है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, फॉर एग्जांपल सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जांपल, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जांपल है जो मेरे माइंड में हरदम आता है वो अन्ना हजारे जी का है, जो अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बना दिए हैं। पहले ड्रॉट्स आता था उनके विलेज में, रालेगान सिद्धि में, और वो वहाँ के सारे लोग सेल्फ सस्टेनेबल अब हो गए हैं, खुद ही वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें डालेंगे, और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ करते रहते हैं। एग्जांपल देखिएगा तो मलाला यूसुफजई, विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी कुछ कर रखा है। फिर करण जो कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत चीज़ कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जब अगर आप आंसर्स में डालेंगे तो मज़ा आएगा कॉन्वर्सेशन करने में, और उतना ही आप अच्छे से आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाएंगे। अच्छा, ये सब तो फैक्टर्स हो गए आपके इंटरव्यू के लिए।
बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं आपके इंटरव्यू को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जिसे कहते हैं वो भरने के लिए आता है आपको मेंस एग्ज़ाम के बाद। अच्छा। वो चीज़ अगर आप अच्छे से भर देंगे, जैसे कि उसमें बहुत सारे चीज़ें भरने होते हैं, जैसे कि आप अपने अभी तक लाइफ में क्या क्या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज में कर रखा है, क्या लीडरशिप का रोल निभा रखा है, आपके एकेडमिक में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें अगर अच्छे से भर देंगे, यहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं, जो कुछ नहीं भरते हैं और एक ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ भर देते हैं। तो भरिए वही जो आप जेन्युइनली किए हुए हैं, और आप अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ किए हुए होंगे अभी तक लाइफ में, और वही चीज़ भरें ताकि आपका जो क्वेश्चन है इसी पर्टिकुलर डायमेंशन से आएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। तो अगेन ये भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये सब डैफ अच्छे से भर दें। अगर आप कुछ भी नहीं भरते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो करंट अफेयर से ऐसा पूछेंगे, और वो करंट अफेयर जो पैनल होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा जानता है और उसके एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा जानता है। तो अगर आप इस पर्सनैलिटी टेस्ट को ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं तो उस डैफ को अच्छे से भर लें, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो ये दो एस्पेक्ट है, एक हो गया कि कैसे आपको इंटरव्यू डायरेक्ट करना है, दूसरा ये हो कि इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना है। तो इस तरह से मैंने मतलब टॉपर से बात करके अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखा के और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के, दूसरे के भी ट्रांसक्रिप्ट आते हैं पास्ट ईयर जो जिनका भी इंटरव्यू हो रखा है, और अलग अलग इंटरव्यू पैनल्स का, अलग अलग चेयरमैन जो बैठते हैं उनके जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं, अलग अलग पैनल का किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आप असेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इंटरव्यू में क्रैक मतलब जो भी अपनी स्ट्रैटेजी लगा के इंटरव्यू को मैं काफ़ी अच्छा नंबर इम्प्रूव किया था, और मतलब सिलेक्शन फिर IAS रैंक का हो गया। सर, जो बच्चे IAS बनने का सपना देखते हैं या जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर के IAS बने, वे किस क्लास से ही तैयारी शुरू कर दे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें ताकि उनको UPSC क्लियर करने में उनको आसानी रहे, क्योंकि शुरू से ही अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मिलना आसान हो जाएगा। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल होते हैं और 21 साल की उम्र के बाद ही एलिजिबल होते हैं। तो ये एग्ज़ाम ही डिमांड ऐसा करता है कि जो लोग अपने ज़िंदगी में मैच्योर इनफ हो गए और अपने लिए डिसीजन लेने, अपने खुद के लाइफ के लिए डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो गए, उन लोग ही एलिजिबल ही होते हैं, उसी एज में एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस यहाँ पे कि मेरा पर्सनल मानना ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि 11-12 में ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट भी कर दिया था, टॉपर्स लोग ये भी कहते हैं। एक टॉपर हैं इसमें जो 11-12 में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने जब अपने ज़माने में तैयारी करता था तो ऐसे सुनने में आते थे कुछ लोग, बट अधिकांश लोग इतना अवेयर नहीं होते हैं, और मुझे लगता है कि ये अवेयर नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप बहुत कुछ सीखते हैं कि आपके बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स के बारे में आपको पता चलता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरे पास, चाहे वो MBA हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डॉक्टर हो। आपके कॉलेज में ही आपके डिसीजन साइंटिफिक टेम्पर भी बिल्ड होता है, आपके कॉलेज लाइफ में ही आपके बिहेवियर में भी मैच्योरिटी आती है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप कॉलेज लाइफ में अपना डिसीजन खुद स्टार्ट करें कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है या किसी कोई और पर्टिकुलर अदर करियर परस्यू करना है। तो अगर आप 3rd-4th ईयर में अगर आप 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है तो 3rd-4th ईयर में तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और जो सब्जेक्ट की बात हुई, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना है, सब्जेक्ट चूज़ करने का एक ही मात्र फ़ायदा है जो कि ऑप्शन पेपर में आता है। बट मैं जैसा कि मैं बताया था कि ऑप्शनल में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसा कर रहा है एग्ज़ाम में, करंट अफेयर्स है कि नहीं एग्ज़ाम में, टेस्ट मटेरियल है कि नहीं, सिलेबस कितना बड़ा है, फिर जो सब्जेक्ट है वो उसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट फिर भी अगर आप ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किए हैं और वही आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट ए नेसेसरी फैक्टर फॉर विच विल डिसाइड योर सिलेक्शन। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करें
और लास्ट ईयर में आप डिसाइड कर लें कि आपको किस करियर में परस्यू करना है और आपको सिविल सर्विस का एडमिशन देना है, तो वहाँ से आप अपना थॉट प्रोसेस चालू कर सकते हैं। सर, जहाँ पे लोग कॉलेज जब जाते हैं तो कॉलेज लाइफ में मैच्योर होते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्कोप बहुत सारे खुलते हैं रास्ते, कि उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि उनका जो स्किल होता है और उनका जो इंटरेस्ट होता है जिसमें वो ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, उस फील्ड की तैयारी करें, और ये ग्रेजुएशन के बाद ही लोग अगर डिसाइड अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल आपका बिल्कुल यही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। जी और सर। कुछ जो चंद शब्द जो मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में, जी सर। कि हर एक युवा को जो कि मतलब अपने एजुकेशन करियर में है, उनका एक डायरेक्शन तो होना चाहिए, मतलब कि जो भी चीज़ करना चाहते हो, बिना डायरेक्शन के, बिना एम के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि उनके अंदर जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं वो जुनून होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो एंड गोल है उसके प्रोसेसेस राइट करते रहें। तीसरा ये चीज़ है कि ये जो रीज़न है इतना बढ़िया होना चाहिए ताकि आप जो भी फेलियर देखें अपने लाइफ में, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सोच के उस फेलियर को ओवरकम कर पाएँ। और लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आते होंगे आपके पास, बीट फाइनेंशियल, बीट एजुकेशनल, आपको अंग्रेज़ी मीडियम अच्छा नहीं आता अंग्रेजी, तो अंग्रेजी मीडियम में नहीं कुछ कर पा रहे, हिंदी मीडियम में कर पा रहे हैं, तो ये सब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर आपका जो मेन रीज़न है जिसके कारण आप कुछ भी करना चाहते हैं वो स्ट्रांग हो, तो क्योंकि सारे फेलियर को ओवरकम कर सकता है। कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो कुछ मिथ्स होते हैं वो आपको पहले अपने दिमाग से निकाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा 10th में कम मार्क्स है, मेरा 12th में कम मार्क्स है, मेरा ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है, ये सब कोई भी फैक्टर नहीं रखा गया है एलिजिबिलिटी, इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी के लिए। ये जानबूझ के नहीं रखा गया, क्योंकि ये ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जो कि डिफरेंट डाइवर्स फील्ड से लोगों को लेता है और सबके लिए ओपन है। और ये डाइवर्सिटी हमें चाहिए भी, क्योंकि हमारा जो भारत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक मिसाल है, और इसी के कारण वो इतना डाइवर्स लोगों को इस सेवा में लेना भी चाहता है, ताकि अलग अलग लोगों के साथ लोग मतलब सबके बारे में सोचें। दूसरा ये मिथ है कि हमने टॉप कॉलेजेस से नहीं पढ़ा तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल है, हमारा बैचमेट ही है जो रैंक 3 था, जुनैद अहमद, उसका 10th में कुछ 40s में परसेंटेज था, 12th में 60s में परसेंटेज था, और एक नॉर्मल कॉलेज से सादा यूनिवर्सिटी उसने ग्रेजुएशन किया था, तो भी वो रैंक 3 था। तो दूसरा मिथ ये है कि आप टॉप कॉलेजेस से नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी गलत है। तीसरा बात ये है कि इसमें कंसिस्टेंट, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये तीनों चीज़ अगर ये आप रेगुलर करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन हर एक दिन आपको इसमें 8 से 10 घंटा पढ़ने का है। सर, जो नौकरी कर रहे हैं और इसके साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या सर आप आईआईटी इंजीनियर थे सर, तो आप शायद जॉब के साथ आपने यूपीएससी की तैयारी की है, या जो जॉब के साथ अगर करना चाहते हैं तो वे कैसे तैयारी? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि इसमें 2 साल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं, वो 2 साल पहले पढ़ रखे होते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और एग्ज़ाम इतना मैराथन रेस टाइप्स है कि आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब के साथ भी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा जॉब लेना पड़ेगा जिसमें आप 8 से 10 घंटा रोज़ क्लॉक कर पाएँ। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप एक दिन 14 घंटा पढ़ लिए बट दूसरे दिन 0 घंटा पढ़ें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसमें कंसिस्टेंसी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और दूसरा एक हार्डवर्क है जो कि बहुत बड़ा योगदान इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए होता है। अगर आप जॉब के साथ अगर मैनेज कर लेते हैं 8-10 घंटा तो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मैं भी था, जो मेरा जॉब लगभग 12 से 13 घंटा का होता था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ के तैयारी की थी सेविंग्स करके अपने, और ताकि मैं ये 8 से 10 घंटा फुल्ली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे पाऊँ। जो लोग का जॉब अगर 4 घंटा का है, 4-6 घंटा में हो जाता है और बाकी टाइम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शुरुआत में जॉब छोड़ देते हैं, फिर बाद में जॉब पकड़ लेते हैं, 2-3 बार अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो जॉब पकड़ते हैं, तो उनका भी सक्सेस रेशियो है। अगर वो जॉब भी कर रहे होते हैं
तो भी अगर इतना मैनेज कर लें, और बाद में जब 2 साल के बाद अब उतना तैयारी करने का बार बार ज़रूरत होता नहीं, क्योंकि सब चीज़ रिवीजन और प्रैक्टिस पे होता है फिर, तो आप कर सकते हैं, संभव है। हमारे बैचमेट्स ऐसे हैं जो कि जॉब में करते हुए भी सक्सेसफुल हैं। बच्चे यूपीएससी कंप्लीट कर अच्छे रैंक ला करके आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे उस रास्ते से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और आपकी तरह अच्छा रैंक ला सकते हैं? इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके जो कुछ मिथ्स होते हैं वो आपको पहले अपने दिमाग से निकाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा 10th में कम मार्क्स है, मेरा 12th में कम मार्क्स है, मेरा ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है, ये सब कोई भी फैक्टर नहीं रखा गया है एलिजिबिलिटी, इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी के लिए। ये जानबूझ के नहीं रखा गया, क्योंकि ये ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जो कि डिफरेंट डाइवर्स फील्ड से लोगों को लेता है और सबके लिए ओपन है। और ये डाइवर्सिटी हमें चाहिए भी, क्योंकि हमारा जो भारत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक मिसाल है, और इसी के कारण वो इतना डाइवर्स लोगों को इस सेवा में लेना भी चाहता है, ताकि अलग अलग लोगों के साथ लोग मतलब सबके बारे में सोचें। दूसरा ये मिथ है कि हमने टॉप कॉलेजेस से नहीं पढ़ा तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल है, हमारा बैचमेट ही है जो रैंक 3 था, जुनैद अहमद। उसका 10th में कुछ 40s में परसेंटेज था, 12th में 60s में परसेंटेज था, और एक नॉर्मल कॉलेज से सादा यूनिवर्सिटी उसने ग्रेजुएशन किया था, तो भी वो रैंक 3 था। तो दूसरा मिथ ये है कि आप टॉप कॉलेजेस से नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी गलत है। तीसरा बात ये है कि इसमें कंसिस्टेंट, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये तीनों चीज़ अगर ये आप रेगुलर करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन हर एक दिन आपको इसमें 8 से 10 घंटा पढ़ने का है। सर, जो नौकरी कर रहे हैं और इसके साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या सर आप आईआईटी इंजीनियर थे सर, तो आप शायद जॉब के साथ आपने यूपीएससी की तैयारी की है, या जो जॉब के साथ अगर करना चाहते हैं तो वे कैसे तैयारी? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि इसमें 2 साल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं, वो 2 साल पहले पढ़ रखे होते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और एग्ज़ाम इतना मैराथन रेस टाइप्स है कि आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब के साथ भी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा जॉब लेना पड़ेगा जिसमें आप 8 से 10 घंटा रोज़ क्लॉक कर पाएँ। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप एक दिन 14 घंटा पढ़ लिए बट दूसरा दिन 0 घंटा पढ़ें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसमें कंसिस्टेंसी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और दूसरा एक हार्डवर्क है जो कि बहुत बड़ा योगदान इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए होता है। अगर आप जॉब के साथ अगर मैनेज कर लेते हैं 8-10 घंटा तो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मैं भी था, जो मेरा जॉब लगभग 12 से 13 घंटा का होता था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ के तैयारी की थी सेविंग्स करके अपने, और ताकि मैं ये 8 से 10 घंटा फुल्ली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे पाऊँ। जो लोग का जॉब अगर 4 घंटा का है, 4-6 घंटे में हो जाता है और बाकी टाइम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शुरुआत में जॉब छोड़ देते हैं, फिर बाद में जॉब पकड़ लेते हैं, 2-3 बार अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो जॉब पकड़ते हैं, तो उनका भी सक्सेस रेशियो है। अगर वो जॉब भी कर रहे होते हैं तो भी अगर इतना मैनेज कर लें, और बाद में जब 2 साल के बाद उतना तैयारी करने का बार बार ज़रूरत होता नहीं, क्योंकि सब चीज़ रिवीजन और प्रैक्टिस पे होता है फिर, तो आप कर सकते हैं, संभव। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको कैसे तैयारी करना चाहिए कि वे भी आईएएस बन सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर इस वीडियो को देख करके अगर लोग आईएएस बनते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि टॉपर्स का उनके अनुभव जानना भी इस तैयारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो हमको लग रहा है सर कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपने इसके लिए अपना कीमती समय दिया और सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चीज़ें जो मेरे दिमाग में छूट गई हों, वो मेरा जो ब्लॉग है demystifycsc.in/tag/sk, उसमें जो कुछ चीज़ छूट गई हो वो चीज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं।
और अगर आप लोगों को कहीं भी और भी आपके दिमाग में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम सर तक पहुंचाने का काम करेंगे और सर से फिर समय लेकर के उन सारी कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है और उसके बारे में सर मार्गदर्शन करेंगे। एक बार फिर बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम लोग फिर से जुड़ेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।